नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का पुनः स्वागत है। आज के टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया विभिन्न प्रकार की होती है, अलग अलग तरीके की दुनिया होती है। भूतों की दुनिया होती है, पशुओं की दुनिया होती है, इंसानों की दुनिया होती है, देवताओं की दुनिया होती है। इसी प्रकार से शब्दों की भी दुनिया होती है। शब्दों का एक ऐसा माया जाल है हमारे आसपास जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमें सुकून भी देता है और हमें क्या करता है, हमें परेशान भी करता है। कहते हैं ना, शब्दों का एक ऐसा माया है, ऐसी माया है कि कुछ शब्द होते हैं जो हमें सुख और शांति प्रदान करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें सुकून प्रदान करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं। इसलिए दोस्तों, शब्दों का चयन बहुत ही आवश्यक है। ठीक, तो इसी शब्दों के माया जाल में आज हम प्रवेश करते हैं, शब्दों के चक्रव्यूह में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक जो अपनी हेडिंग है, उस हेडिंग में हम लोग प्रवेश करते हैं। शब्द। तो शब्दों का परिचय तो आपने जान ही लिया कि शब्द क्या है। शब्द वो जादू है जिससे हम सामने वाले के रोते हुए चेहरे पर भी मुस्कान ला सकते हैं, और मुस्कान भरे चेहरे पर भी हम क्या, उदासी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसे मुस्कुराहट और उदासी के साथ शब्दों की दुनिया में प्रवेश करते हुए हम सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि शब्द होते क्या है। तो कुछ चीजें आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, वर्ण पढ़ा था, वर्णों को मिलाया तो वर्णों से बन गए थे हमारे क्या, अक्षर। ठीक, और अक्षर को और वर्ण ये जब आगे बढ़ेंगे तो अगले कड़ी में ये बनते हैं दोस्तों शब्द। क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। तो यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, तो यहां हम इसकी जब भी परिभाषा पूछा जाए तब क्या बोलेंगे? वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल। क्या होते हैं? शब्द क्या होते हैं? वर्णों और अक्षरों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। शब्द क्या कहलाता है? तो वर्णों अथवा अक्षरों का जो सार्थक मेल होता है, जो कुछ ना कुछ अर्थ प्रदान करते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक, निरर्थक भी हो सकते हैं, परंतु जो निरर्थक होते हैं दोस्तों, उनका अध्ययन हम व्याकरण के अंतर्गत कदापि नहीं करते। ठीक, तो चलिए, अब तो पहला चीज हो गया, आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है। तो वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग अध्ययन करते हैं शब्दों के प्रकार। अब ये जो अध्ययन करने वाले हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा भी जाता है प्रश्न कि शब्द के अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो यहां हमने अगला लिखा प्रकार। जब प्रकार का अध्ययन करेंगे तो इसे हम कई तरीकों से विभाजित करेंगे। पहला हमने किया दोस्तों अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक, दूसरा हम लोग करते हैं दोस्तों इतिहास, इसी को हम कहते हैं स्रोत। क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं हमने? इसी को कहते हैं इतिहास, इसी को स्रोत, या इसी को कहते हैं हम उत्पत्ति। ठीक, ये तीनों एक ही बातें होती हैं। इसके अतिरिक्त हम किसके आधार पर बांटेंगे? हम इसको तीसरे आधार पर बांटेंगे दोस्तों, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा आधार क्या होगा? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे। और पांचवा और आखिरी होगा दोस्तों प्रयोग के आधार पर। प्रयोग। ठीक, तो अब जब हम अर्थ के आधार पर बांटते हैं दोस्तों, तो अर्थ दो प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। पहला, या तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, और दूसरा उसका कोई भी अर्थ ना निकले। तो अर्थ के आधार पर कभी भी पूछ लिया जाए, आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ रिटर्न करते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर आपके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? एक होता है दोस्तों सार्थक, और दूसरा होता है निरर्थक। अब जब सार्थक और निरर्थक की बात करते हैं तो यहीं पर थोड़ा सा आप गौर कर लीजिएगा जिससे क्लियर हो जाए।
सार्थक, साधन अर्थ मतलब अर्थ के साथ। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, वो कहलाते हैं सार्थक। क्या कहलाते हैं? जो अर्थ युक्त शब्द होते हैं वो कहलाते हैं सार्थक। यहां हम लिख सकते हैं अर्थ युक्त शब्द, अर्थ युक्त शब्दों को क्या कहते हैं? हम सार्थक शब्द कहते हैं, और व्याकरण में इन्हीं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या होते हैं? अर्थविहीन होते हैं। क्या होते हैं ये? अर्थविहीन, अर्थविहीन। ठीक है ना दोस्तों? परंतु ये क्या करते हैं? सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तारित कर देते हैं। सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तारित क्या कर देते हैं? निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के अर्थ को विस्तारित। तो आपसे जो प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो एक प्रश्न यहां से यही पूछा जाएगा दोस्तों कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर आपने देखा दो प्रकार होता है, एक सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। ठीक, सार्थक शब्द क्या होते हैं? अर्थ वाले होते हैं, ये अर्थविहीन होते हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे द्वंद्व समास के बारे में, तो उसमें हमने देखा था चाय वाय, समोसा वमोसा, ऐसा कुछ भी कहा हमने। ठंडी का गर्मी का मौसम है दोस्तों, गर्मी के मौसम में हमने कहा कि क्या आप ठंडा वंडा लेंगे? तो ठंडा तो आपका सार्थक हो गया, लेकिन वंडा क्या हुआ? वंडा का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो जो वंडा क्या करेगा? वंडा क्या करेगा? जो ठंडा है उसके अर्थ को विस्तारित कर देगा। इसका मतलब क्या होता है कि ठंडे के साथ आप स्नैक्स भी लेंगे, या कुछ और भी लेंगे, कुछ और भी लेंगे, कुछ और भी लेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए सार्थक और निरर्थक। अब जब आपसे पूछा जाए इतिहास के आधार पर या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तब आप याद रखिएगा शब्द के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। तो यहां हम मेंशन कर देते हैं कितने प्रकार? 5 प्रकार। पहला आपका हो जाता है दोस्तों, सर्वप्रथम आप लिखेंगे पहला, सबसे पहले तत्सम। पहला प्रकार आपका हो गया तत्सम। तत्सम का मतलब क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, संस्कृत के जो समान होते हैं, संस्कृत के समान जो होते हैं वो कहलाते तत्सम। तो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कैसे पूछे? देखिए, तत्सम तद्भव की एक सीरीज भी होगी, वो भी आते हैं कि इसका तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होता है, ये तत्सम निम्न से कौन सा तत्सम शब्द है, कौन सा नहीं है। तो इसका अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे, जो आगामी क्लासेस रहेंगी। ठीक, तो यहां पर आपसे पूछ लिया जाता है हिंदी भाषा में वे प्रयोग किए जाने वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उसे रूप में प्रयोग किए जाने लगे हैं, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। क्योंकि तत्सम होता है तत् धन सम। ठीक, बाकी विस्तृत अध्ययन हम आगे अवश्य करेंगे। तो तत्सम क्या हो गया आपका? संस्कृत के समान। जो जैसे हमने दुग्ध, अब यदि हिंदी में भी हम दुग्ध बोलेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा तत्सम। तत्सम की एक पहचान आप ये भी याद रखिएगा, ये बोलने में क्लिष्ट होते हैं, अर्थात कठिन होते हैं, बोलने में कठिन होते हैं। और इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है। क्या होती है? संयुक्त वर्णों की अधिकता होती है और संयुक्त व्यंजन की अधिकता होती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा क्षेत्र, अब इसमें छाछत्री आया कि नहीं आया? जैसे देखिए हमने क्या लिखा, ये लिखा हमने क्षेत्र, तो अब इसमें बोलने में भी कठिनाई आएगी। और ये चूंकि छाछत्री क्या है? ये आपका संयुक्त वर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रकार होता है आपका तद्भव। अगला प्रकार कौन सा होता है? अगला प्रकार लिखिए तद्भव। तत् धन भव मतलब उससे उत्पन्न, मतलब हिंदी में कुछ वे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं? हमने अपने अनुसार उन शब्दों को परिवर्तित कर लिया। जैसे देखिए, अमावस्या होती है, हम लोगों ने अपने सुविधा अनुसार उसे बना लिया अमावस। पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को हमने बना लिया पूनम। तो संस्कृत से उत्पन्न होने वाले शब्द क्या कहेंगे आप? संस्कृत से उत्पन्न, या आप कह सकते हैं परिवर्तित होकर, संस्कृत से परिवर्तित होकर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र का क्या हो जाएगा? खेत हो गया। दुर्लभ, दुर्लभ शब्द कठिन था तो उसका तद्भव क्या हो गया? दूल्हा हो गया।
आप याद रखिएगा, जो बोलने में कठिन रहेंगे वो तत्सम, और जो बोलने में आसानी लगेगी उसमें तद्भव होते हैं। इसके बाद होते हैं दोस्तों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके उत्पत्ति का कुछ भी अता पता नहीं होता है, ठीक, और उन्हें हम कहते हैं कि हमारे आसपास से ही निकले हुए। इन शब्दों को हम कहते हैं दोस्तों देशज। क्या नाम देते हैं हम लोगों ने नाम दिया? देशज। देशज में आप याद रखेंगे कि जिनके उत्पत्ति का ज्ञान ना हो, जिनके उत्पत्ति का ज्ञान ना हो, वो क्या कहलाते हैं? देशज। नाम से स्पष्ट है, देश प्लस जा, देश में जन्म लेने वाले। जैसे मान लीजिए लोटा, खटिया, अब इनके बारे में पता नहीं चलता। मचिया, ठीक है, गड़ई, ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये आपके देशज शब्द हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि गड़ई आया कहां से, ये लुटिया कहां से आ गई, खटिया कहां से आ, कहते हैं खटिया खड़ी कर देंगे, तो खटिया कहां से आ गए। इस प्रकार के जो भी शब्द होते हैं क्या कहलाते हैं? आपके देशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रकार आपका होता है, अब चूंकि देश वाले तो हम लोग देख लिए, अब चूंकि हमें क्या फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, तो कुछ विदेशी शब्दों का भी ज्ञान होना चाहिए। अब चूंकि देखिए हिंदी के समय क्या हुआ, जब हिंदी अपनी अवस्था में परिपक्व हो रही थी, उसी समय देश में क्या हुआ, मुगल आक्रांता आ गए, मुगल यहाँ रहने लगे, मुस्लिम आक्रांता है वो भी यहीं रह गए। इसके बाद कौन है? डच, डेनिश, फ्रेंच, सब आए। तो जब सब आए तो वो भी कुछ ना कुछ भाषा का प्रयोग करते रहेंगे, किसी न किसी भाषा का। तो उनके भाषा के प्रयोग के कारण, उनके प्रभाव के कारण कुछ शब्द ऐसे रहे जिनका प्रयोग हम लोग भी करने लगे। जैसे मान लीजिए रिक्शा, रिक्शा आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, उस शब्द का हम लोग प्रयोग करने के लिए सिद्धस्त हो गए। आलमीरा, उसका प्रयोग रेगुलर करते हैं। चाय, इन शब्दों का प्रयोग हम रेगुलर करने लगे। तो ये किसका प्रभाव था? ये था दोस्तों जो बाह्य देश हमारे यहाँ आए, बाह्य लोग आए, विदेशी लोग आए, उनका प्रभाव पड़ा, इसलिए हम उसे कहते हैं विदेशज। ठीक, और विदेशज में आपके क्या आ जाते हैं? अरबी फारसी के शब्द आ जाते हैं, तुर्की शब्द आ जाते हैं, पुर्तगीज शब्द आ जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, ठीक, जापानी शब्द आ जाते हैं। जैसे याद रखिए रिक्शा पूछा जाता है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा किस भाषा का है? जापानी भाषा का है। और आलमीरा पूछा जाता है तो आलमीरा किस भाषा का शब्द है? वो पुर्तगीज है या पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक, अब ये शब्द हो चुका, चूंकि हम भारतीय, हमारे अंदर एक अलग सा टैलेंट होता है, अद्भुत सा टैलेंट है वो। क्यों? जैसे कहा जाता है ना खिचड़ी, खिचड़ी को हमें क्या घोषित करना चाहिए? राष्ट्रीय भोज घोषित करना चाहिए। ठीक, तो हम लोग खिचड़ी बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस खिचड़ी को हम शब्दों की दुनिया में नाम देते हैं शंकर। क्या नाम देते हैं दोस्तों? शंकर नाम देते हैं। अब देखिए शंकर लिखा हुआ है तो यहां पर एक और शब्द गूंजता है, एक ये शंकर होता है और एक होता है ये शंकर। दोनों में क्या अंतर? कभी आपसे पूछ लिया जाए, दो शंकर हमने लिखे, एक शंकर लिखा स शक्कर वाला और लिखा सरौता वाला, तो शक्कर वाला शंकर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महादेव, आशुतोष, चंद्रचूड़ अर्थात शिव। ये शंकर का मतलब क्या होगा? इस शंकर का मतलब हो जाता है मिश्रण। क्या हो जाता है? मिश्रण, मतलब दो चीजों से मिलकर बनी हुई। ठीक है, तो यहां पर जब शंकर लिखा तो इसका मतलब क्या होगा कि दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, हमने लिखा टिकट घर। क्या कहा हमने? टिकट घर कहा। जब टिकट घर कहा दोस्तों तो टिकट का कौन सा हो गया? टिकट आपका होगा अंग्रेजी शब्द, और घर आपका हो गया हिंदी शब्द। तो हिंदी और अंग्रेजी के शब्द आपस में मिले तो उससे क्या बना? टिकट घर। तो इस प्रकार के शब्द आपके कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संकर शब्द। ठीक, अब अगला हमने लिखा है रचना के आधार पर। तो जब हम रचना के आधार पर चर्चा करते हैं दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा तीन प्रकार होते हैं रचना में। देखिए 1, 2 और 3। अब चूंकि इस शब्द पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा शब्द? जो लिखा है व्युत्पत्ति का। ठीक है, क्यों हो जाते हैं? हम सोचते हैं जो उत्पत्ति और व्युत्पत्ति एक ही है। क्योंकि आप देखिए हम सब यण संधि पढ़ चुके हैं, तो व्युत्पत्ति में का विग्रह विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? वेधन उत्पत्ति, मतलब इससे तो अलग है, इसका विस्तारित रूप है वेधन उत्पत्ति। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। तो रचना के आधार पर याद रखिएगा 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। इसमें आपका पहला प्रकार हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहला प्रकार, देखिए एक होता है योग, दूसरा होता है योग को हम यौगिक भी कहते हैं,
ठीक, दूसरा हो जाता है रूढ़ और तीसरा प्रकार हो जाता है योग रूढ़। ठीक, अब हम क्रम से देखते हैं रूढ़ क्या होते हैं। पहले रूढ़ का मतलब होता है रिजिड, जो अपने विचारों पर क्या रहते हैं, अडिग रहते हैं, उनके जो विचारवादिता को परिवर्तित करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, जिसे कहते हैं स्टीरियोटाइप, शायद इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप हमेशा याद रखें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको आप तोड़ेंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। मतलब ये अनेक प्रकार के अनेक वर्णों अथवा अक्षरों से मिलकर बने होंगे, परंतु जब आप उनका खंड करेंगे तब कोई भी सार्थक अर्थ नहीं मिलेगा। ठीक, इसके बाद यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, और इनका सार्थक खंड किया जा सकता है। क्या होता है? सार्थक खंड। इसमें आप लिख लेंगे सार्थक खंड नहीं, क्या लिखेंगे? सार्थक खंड नहीं। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे? सार्थक खंड। ठीक, और तीसरे में क्या लिखेंगे? देखिए, अब पहला प्लस दूसरा इज इक्वल टू क्या बना? तीसरा बना कि नहीं बना? मतलब यौगिक और रूढ़ दोनों मिलकर बनाया उन्होंने योग रूढ़। अब ये क्या होंगे? मतलब सार्थक खंड भी होना चाहिए और रूढ़ भी होना चाहिए। तो ये क्या होंगे? अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ के प्रतिरूढ़ हो जाते हैं। यौगिक हैं, योग है मतलब कि दो शब्दों से मिलकर बने होंगे जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, और इसके साथ ही साथ अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी विशेष अर्थ के प्रतिरूढ़ हो जाते हैं। और जितने भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं, बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण किसके अंतर्गत है? योग रूढ़। अब आपको उदाहरण बता देते हैं। घर यदि हमने लिखा तो घर को तोड़ेंगे, घा धन रा, क्या दोनों का कुछ सार्थक अर्थ निकला दोस्तों? नहीं निकला। तो ये क्या होगा? आपका ऋण शब्द हो गया। क्या हो गया? ऋण शब्द हो गया। फिर मान लीजिए हमने लिखा विद्यालय। विद्यालय क्या बना? विद्या धन आलय। अलग से विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है। ये ऋण नहीं हुआ क्योंकि एक ही अर्थ प्रदान कर रहा है। अब योग ऋण हमने कहा जलज, पंकज, अभी अध्ययन किया, वो आपका उदाहरण हो जाएगा योग ऋण का। ठीक है, अब हमने आखिरी क्या है? प्रयोग के आधार पर। जब आपसे दोस्तों प्रयोग के आधार पर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चलिए अगले पेज पे हम लोग उसको अध्ययन लिख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार हमने बताया दोस्तों? दो प्रकार। पहला हो जाएगा आपका विकारी शब्द, विकारी हो जाते हैं, और दूसरे आपके हो जाते हैं अविकारी। पहला प्रकार कौन सा होगा? पहला आपका विकारी होगा, दूसरा आपका अविकारी होगा। अब विकारी शब्द में भी याद रखिएगा दोस्तों, इसके चार प्रकार होते हैं, और अविकारी के भी आपके चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? चार। अविकारी, विकारी किससे बना है? ये बना है दोस्तों विकार से, और विकार का मतलब होता है परिवर्तन। इसका अर्थ क्या होता है? इक्वल टू क्या हुआ? परिवर्तन। और अविकार, अविकार किससे बना है? अविकार बराबर अधन विकार। आ मतलब क्या होता है? नहीं, और विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन। अब ये परिवर्तन किस आधार पर होता है दोस्तों? तो आपको याद रखना है, ये होता है लिंग, ये होता है आपका वचन, ये होता है आपका कारक। ठीक, इन चार आधार पर यदि परिवर्तित कोई शब्द हो, तीन आधारों पर कोई भी यदि शब्द आपका परिवर्तित हो रहा है तो वो कहलाएगा विकारी, और यदि परिवर्तित नहीं हो रहा है तो कहलाएगा अविकारी। अब आप हमेशा याद रख लिए, आपसे पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा शब्द विकारी है या कौन सा अविकारी। इसके लिए आपको तीन वाक्य बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया मैं जो शब्द है ये विकारी है या अविकारी, तो आप तीन वाक्य बनाएंगे। जैसे एक लिंग परिवर्तित करके बनाएंगे और एक वचन। ठीक, मैं खाना खाता हूं, ये लड़के ने कहा, फिर लड़की बोलेगी मैं खाना खाती हूं। फिर मान लीजिए लड़के लड़की सब आपस में मिलकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हम खाना खाते हैं। तो मैं किसमें बदल गया? हम में। मैं का रूप बदला कि नहीं बदला? अब मैं का रूप बदल गया, इसलिए कौन सा होगा? विकारी शब्द। ठीक है, तो चलिए
अब हम देखते हैं विकारी शब्द के 4 प्रकार कौन कौन से जो हमें अध्ययन करने। पहला अध्ययन करना है दोस्तों संज्ञा, ठीक है। दूसरा अध्ययन करना है सर्वनाम। तीसरा अध्ययन करेंगे विशेषण और चौथा अध्ययन करेंगे क्रिया। ठीक, ये होते हैं 4 आपके क्या होते हैं दोस्तों, विकारी शब्द। और जो अविकारी शब्द होते हैं इनसे हम अव्यय भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अव्यय कह देते हैं। और इसके भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक, पहला होता है दोस्तों क्रिया विशेषण। ठीक, पहला होगा आपका क्रिया विशेषण। दूसरा संबंध बोधक, फिर समुच्चय बोधक, फिर विस्मयादि बोधक। ये 4 चीजें अध्ययन। इसके साथ हम निपात का भी अध्ययन करेंगे अलग से। तो आप याद कर सकते हैं क्रिया विशेषण का संबंध समुच्चय में आया विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाया। कैसे याद रख लेंगे, क्रिया विशेषण का संबंध समुच्चय में आया विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाया। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोगों ने शब्दों के प्रकार और शब्द के बारे में जान लिया है। अब अगली क्लास से हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।